हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज मैं आपको 30+ क्वेश्चन करवाऊंगी। यहाँ से अगर एक दो भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आपके लिए इसे बेनिफिट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कवर करवाऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। यहाँ पर किसकी आना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, एग्जाम में ही ऐसा था, पेपर में ही। तो ये किसकी इकाई रहेगी? जो प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई रहेगी? प्रकाश वर्ष किसकी रहेगी? दूरी की रहेगी। किसकी इकाई रहेगी? दूरी की रहेगी। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष की ये वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है। तो 1 प्रकाश वर्ष की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। और यहाँ से एसआई यूनिट्स पूछी जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा दिया है, तो ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या रहेगी? जूल रहेगी। समय की एसआई यूनिट सेकंड होती है, हमें पता है। और वेग की जो एसआई यूनिट है वो क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड रहेगी, ये आपको याद रखना है। और क्या पूछा जा सकता है? विद्युत धारा की पूछी जाती है कई बार। एम्पियर रहेगी विद्युत धारा की एसआई यूनिट, और द्रव्यमान की किलोग्राम रहेगी एसआई यूनिट। और किस किस की पूछी जा सकती है? ज्योति तीव्रता की पूछी गई है एक दो बार, तो उसकी रहेगी कंडेला। ये आपको याद होने चाहिए, एसआई यूनिट आप रिवाइज करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं या चैम्बर हैं? तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर हैं। कितने हैं? 4 चैम्बर हैं। 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं वे छोटे होते हैं, 2 जिनको आलिंद कहते हैं। और जो नीचे वाले 2 बड़े होते हैं, जिसे नीलय कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो खालिस्तान बनता है। तो जब बेकिंग सोडा को हम जल में गर्म करते हैं या मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2O2, CO2 या CO। तो इसका जो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा CO2। क्या बनता है? CO2 बनता है। यहाँ बेकिंग सोडा से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेकिंग सोडे का जो फॉर्मूला है वो पूछा जाता है। तो बेकिंग सोडे का जो रहेगा NaOH CO3, ये रहेगा बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम है, NaHCO3। और जो हमारा वो होता है जिसे हम इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है सोडियम कार्बोनेट जिसे धावन सोडा बोलते हैं, उसका रहेगा Na2CO3। ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं धावन सोडा और इसको बोला जाता है बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं। ये धावन सोडा जिसे कपड़े धोने का सोडा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक ऊतक कोशिकाएं। तो इनमें जो फर्स्ट हमारा सही रहेगा, जैव उत्प्रेरक रहते हैं। ये क्या एंजाइम रहते हैं? जैव उत्प्रेरक। और ये जो एंजाइम होते क्या हैं? हमारे शरीर में 2 तरह की जो ग्रंथियां होती हैं, एक बाह्यस्रावी ग्रंथियां और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां वे एंजाइम का स्रावन करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हमारे क्या हार्मोन रिलीज होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट है, तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसमें पूछा जाता है कि HCl के साथ इनमें से कौन अभिक्रिया नहीं करता है? तो ये Cu क्या HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कॉपर जो है वो किसके साथ? HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकास द्वारा अपनी स्थिति के कारण अधीन ऊर्जा को कहा जाता है। तो जो एनर्जी किसी पोजीशन की वजह से होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर किसी जो भी जिस एनर्जी से हमारी जो स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसे कि हम कोई स्प्रिंग लेते हैं, उसको खींचते हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, तो उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ही इसका आंसर आएगा डी। गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है, जैसे कि हम किसी से को कोई पेन या कोई चीज़ फेंक के मारते हैं तो उसमें जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो यहाँ पर पादप हार्मोन पूछा गया है। तो ये सभी जो हार्मोन हैं ये सभी पादप नहीं है। तो सी वाला क्या रहेगा? पादप हार्मोन रहेगा, साइटोकिनिन। और जो ये हार्मोन है यह पौधे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। किसके लिए? विकास। और पौधे में RNA का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? इसी हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, वह धातु जो द्रव्य है।
तो यहाँ पे धातु अधातु पूछा गया है जो द्रव होती है, लिक्विड होती है। तो यहाँ पे ऐसी अधातु का नाम बताना है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो रहेगी ब्रोमीन। कौन सी धातु रहेगी? ब्रोमीन। अगर मेटल पूछी जाए, अगर धातु पूछी जाए जो कि द्रव है, तो वो रहेगी पारा। कौन सी रहेगी? पारा रहेगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है, तो वह उपकरण कौन सा रहेगा जिससे कि जो ध्वनि है वह विद्युत तरंगों में बदल जाती है? तो कौन सा रहेगा? माइक्रोफोन रहेगा। माइक्रोफोन से क्या होता है, जो हमारी आवाज़ है वो किस में बदल जाती है? इलेक्ट्रिक रे में बदल जाती है। माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को तैतों के किस समूह में रखा जाता है? तो जो इन विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स द नोबल गैसेज आर केप्ट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी सही रहेगा। 18वें समूह में रखा जाता है जो हमारे नोबल गैसेज होती हैं उनको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? तो हीमोग्लोबिन हमें पता है किस में होता है? लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है भी पूछी जाती है। इसमें आयरन होती है, लोहा होता है। ये आपको याद रखना है। और इसका जो रासायनिक नाम है लाल रक्त कणिकाओं का, ये भी पूछा जाता है कई बार। एंथ्रोसाइट बोलते हैं इनको। श्वेत रक्त कणिकाओं को लुकोसाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक आवर्धक लेंस एक प्रकार का खालिस्तान लेंस है। तो जो आवर्धक लेंस है वह किस प्रकार का लेंस है? तो जो आवर्धक लेंस है वो उत्तल लेंस को, एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम बोलते हैं, एक कॉनकेव लेंस होता है जिसमें जो उत्तल लेंस होता है उसमें तो हम क्या चीज़ों को बड़ी देख सकते हैं, वस्तु को क्या बड़ी देख सकते हैं। और इसका जो तल है वह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। अवतल में जो तल होता है वो अंदर की साइड होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कुनैन प्राप्त की जाती है? तो इजी क्वेश्चन है ये, तो 5th क्लास में भी आया हुआ क्वेश्चन होता है। तो इसमें जो पादप है वह सिनकोना से, जो कुनैन है वह सिनकोना जो पौधा होता है उससे प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, सूखी बर्फ होती है। सूखी बर्फ को क्या बोला जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा पेंसिल के निर्माण में हम कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो सीसा पेंसिल के निर्माण में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है शीशे से, यहाँ पे ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्तचाप का सामान्य परकुचन दाब है? तो जो मानव रक्तचाप का सामान्य परकुचन दाब क्या रहेगा? सिस्टोलिक प्रेशर। जो ये प्रेशर है ये दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं जिसको। जो उच्च दाब, जो हमारा बीपी हाई जिसको बोलते हैं, जो उच्च दाब होता है उसको हम सिस्टोलिक, सामान्य जो दाब होता है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। और ये कितना होता है? ये 120 होता है। जो निम्न दाब होता है, निम्न दाब को हम डायस्टोलिक बोलते हैं, डायस्टोलिक दाब बोलते हैं। और ये कितना होता है? ये मिनिमम 80 होता है, 80 Hg ऑफ, जो 80 mm ऑफ Hg होता है ये। और जो हमारा जो सामान्य होता है वो होता है 120 mm ऑफ Hg। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्डियक मसल ऊतक एक सिकुड़ा हुआ ऊतक है जो केवल खालिस्तान में मौजूद होता है। हमें पता है जो ये कार्डियक जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड होता है? जिस हृदय से रिलेटेड होता है। कार्डियोलॉजी जो स्टडी होती है वह भी हृदय से रिलेटेड होती है। तो इसमें जो ये भाग जो ऊतक रहेगा ये हृदय से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड रहेगा। नेक्स्ट है, रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो RDX हमें पता है क्या है, एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा जब पुलवामा का हमला हुआ था 14 फरवरी को, तो वहाँ पे बताया गया था कि बहुत मात्रा में RDX मिला है। तो जो आतंकवादी होते हैं वो इसी का प्रयोग करते हैं। किसका? RDX का ही प्रयोग करते हैं विस्फोट करने के लिए। तो यह एक विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव रासायनिक यौगिकों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो जैव रासायनिक जो यौगिक हैं उनका प्रयोग त्वचा उपचार में, खाद्य संरक्षक में, खाना पकाने के लिए, तीनों चीज़ों के लिए जो जैव रासायनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रियोस्तात का खालिस्तान का दूसरा नाम है। तो ये वेरिएबल रेसिस्टेंट का दूसरा नाम है। जो परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? रियोस्तात होता है। नेक्स्ट है, किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है?
तो किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है? तो जो केशिकाएं होती हैं उनका जो व्यास है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इनका कार्य क्या होता है? इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं में हमारा जो रक्त है वो बहता है। जो ब्लड वेसल होती है उन्हीं में बहता है। एक होती है धमनी, एक होती है सिरा। जो धमनी होती है उसका जो व्यास है वो सबसे ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है। और सबसे छोटी होती है वो होती है सिरा। सिरा होती है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, और केशिकाएं, इसका जो आंसर रहेगा वो केशिकाएं रहेगा। रक्त वाहिकाओं का व्यास में यह सबसे छोटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी तार की जो लंबाई है अगर हम दुगनी कर देंगे तो जो उसका प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? दोगुना होगा, आधा होगा, शून्य हो जाएगा। तो जो इसका प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो लंबाई के साथ ही जो प्रतिरोध है वो भी उसके साथ बढ़ता है, तो ये भी कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया में जो प्रतिरोध है वो कम हो जाता है। अगर एरिया बढ़ता है तो जो प्रतिरोध है वो घटता है। नेक्स्ट है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम्ब बनाते हैं? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम्ब बनाते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक कूलम्ब बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी खालिस्तान से संबंधित है। तो हिस्टोलॉजी किससे संबंधित रहेगी? जो हिस्टोलॉजी है वह किससे रहेगी? हार्मोन, ऊतक, जीवाश्म, इतिहास। तो जो हिस्टोलॉजी है वो रहेगी हमारी ऊतक से संबंधित। टिश्यू के जो अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और कोशिकाओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। और इकोलॉजी पर्यावरण के अध्ययन को बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो जो दोहरी डबल डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें जो आयन है उसका आदान प्रदान होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट खालिस्तान के बराबर होता है। जो किलोवाट है किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट, अगर किलोवाट आ जाए साथ में इसके टाइम दिया हो तो ये किसकी इकाई रहेगी? ये ऊर्जा की इकाई रहेगी। किसकी रहेगी? ऊर्जा की। अगर खाली वाट लिखा आ जाए तो वाट आता है तो वो किसकी रहेगी? वो शक्ति की रहेगी, जिसको हम पावर बोलते हैं। तो जो शक्ति की इकाई रहेगी वो वाट रहेगी। अगर ऊर्जा की पूछी जाए तो उसके साथ क्या हो जाता है? टाइम ऐड हो जाता है। तो 1 किलोवाट हावर किसके बराबर होता है? तो जो 1 किलोवाट हावर है वो होता है 3.6 इंटू 10⁸ जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पौधे खालिस्तान के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसके द्वारा? अगर पौधों में जल का संवहन ज़्यादा हो जाए तो वो कैसे छुटकारा पाएंगे? उसको पाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पानी है वो उनका क्या हो जाता है? जो ज़्यादा पानी है वो भाप बनकर पत्तियों के द्वारा ऊपर की तरफ वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है? जो पौधे का जो अतिरिक्त जल है उससे वे छुटकारा पाते हैं। नेक्स्ट है, खालिस्तान एक उभयनिष्ठ ऑक्साइड है। तो इसमें जो उभयनिष्ठ ऑक्साइड कौन सा है? उभयनिष्ठ ऑक्साइड क्या होते हैं? जो उभयनिष्ठ ऑक्साइड होते हैं इनमें जो हमारे बेस और अम्ल, जिसको हम एसिड बोलते हैं, एसिड्स और बेस दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, उन्हें हम उभयनिष्ठ ऑक्साइड बोलते हैं। और इनमें कौन सा रहेगा? जो Al2O3, ये क्या रहेगा? एक उभयनिष्ठ ऑक्साइड रहेगा। इसमें बेस की भी प्रॉपर्टी है और एसिड्स की भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु के द्वारा होता है? तो जो साल्मोनेला जीवाणु के द्वारा टाइफाइड होता है, इसको साल्मोनेला टाइफी भी बोला जाता है। अगर टाइफी होता तो आप टाइफी से जल्दी से अनुमान लगा सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे टाइफी नहीं दिया हुआ। तो साल्मोनेला जो जीवाणु के द्वारा टाइफाइड होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो जो थायरॉक्सिन जो हमारी गले में ग्रंथि होती है और उसके जो संश्लेषण है उसके लिए क्या होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
घेघा रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है, जिससे हमारी जो गले की ग्रंथि है उसकी वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस पर आधारित है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वह किस पर आधारित है। जो ऑप्टिकल फाइबर है वह ऑप्शन नंबर 1 कुल आंतरिक परावर्तन, न्यून अवशोषण गुणांक, अपवर्तन या न्यून बिखराव। तो ये किस पे आधारित रहेगा, ये कुल आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। किस पर, कुल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है। कुल आंतरिक परावर्तन से संबंधित 2-3 घटनाएं और होती हैं। एक रेगिस्तान के अंदर जो मृग तृष्णा का दिखना, वो क्या होता है, मृग तृष्णा, ये भी कुल आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष का बनना भी क्या होता है, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और एक घटना होती है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भी पूछा जाता है, ये भी कुल आंतरिक परावर्तन की घटना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार है। तो जो नाई दर्पण के रूप में प्रयुक्त जो दर्पण है वह किसका प्रकार है, वो रहेगा अवतल दर्पण का, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। तो निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है, गामा किरण, ध्वनि तरंग और एक्स किरण, रेडियो तरंग। तो इसमें जो हमारी जो ध्वनि तरंग रहेगी ऑप्शन नंबर बी, वो क्या रहेगी, यांत्रिक तरंग रहेगी। और यांत्रिक तरंग कौन सी होती है, जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत हो, तो वो कौन सी तरंग रहेगी, वो रहेगी यांत्रिक तरंग रहेगी। तो ये थे हमारे कुछ साइंस के क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।